खाड़ी देशों के युद्ध का असर आपकी प्लेट पर कितना पड़ रहा है, ये तो हमने आपको दिखाया कि चाहे 10 रुपए से 15 रुपए हो गई, खाने की जो प्लेट थी उस पर 5 रुपए धीरे से दाम बढ़ा दिया गया। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं कि और वो क्या क्या चीज है जिसके दाम बढ़ने वाले हैं। यहाँ ना हम पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उस चीज की बात कर रहे हैं जो आपसे जुड़ा है, यानी कि चीनी की मिठास से लेकर मिठाई की जो सुकून है वो सब महंगा होने वाला है। हर वो चीज जो हमारे इस्तेमाल की है वो सब चीज महंगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि दो देश आपस में लड़ रहे हैं जो हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्या वो चीज है जो बढ़ने वाली है और ये क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, और ये भी समझेंगे कि ये जो हम जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे रिसर्च क्या है। तो ब्रिजेन सर हैं हमारे साथ, बताइए कि क्या चीजें हैं जिसका दाम बढ़ सकता है और क्यों बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। पल्लवी जी, अभी देखिए हम लोग जो हो हल्ला मचाए हुए हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, डीजल का दाम बढ़ने वाला है, चीनी का एलपीजी का दाम बढ़ गया। एलपीजी का तो बढ़ भी गया है ना, लेकिन अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक चीज आपके किचन, आपके घर के बाहर की हर एक चीज महंगी होने वाली है। मतलब खेती से जुड़ी हुई चीजें, खाने पीने की जुड़ी, पहनने की चीजें, मेडिकल की चीजें, सब चीज महंगी होने वाली। कैसे कैसे आपको बताएंगे। पेट्रोल और डीजल और एलपीजी तो सिर्फ एक मात्र नमूना भर है, बाकी देखिए किस तरह से हमको महंगाई डायन जिसको कहते हैं ना, अब वाकई महंगाई डायन जो है, महंगाई डायन कैसे आने वाली है आपको बताते हैं। आप यहाँ उसके खा जाएंगे। हाँ, अब सबसे पहले बात करते हैं हम सल्फर की, है ना। सल्फर हम कहां से, और ये भी बताएंगे कि हम लोग उन खाड़ी देशों से, ये जो देश हैं, जो ये कुछ देश हैं, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है, ईरान है, इन देशों से क्या क्या हम और एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं है, बाकी और भी चीजें वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की। अगर हम इंपोर्ट दिखाएं यहां पर तो $334 मिलियन का इंपोर्ट हम करते हैं सल्फर भारत में। सल्फर का क्या यूज होता है आपको अभी बताते हैं सल्फर का इस्तेमाल क्या क्या होता है, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखा दें कि सल्फर खरीदा कहां जाता है। देखिए, इंडिया इंपोर्टेड 2024 की है, $234 मिलियन का सल्फर हमने खरीदा है। और इंडिया 2024 में सल्फर प्राइमरीली कहां से खरीदा है? सबसे ज्यादा खरीदा है कतर से, $67.2 मिलियन। उसके बाद देखिए यूएई से खरीदा है 65.8 मिलियन, ओमान से 48.8 मिलियन और सऊदी अरेबिया, उसके बाद कुवैत। ये सारे देश कहां हैं जहां से भारत सबसे ज्यादा सल्फर खरीद रहा है। और ये भारत में ही नहीं, ये सारे देश पूरी दुनिया में सल्फर की सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। भारत सबसे ज्यादा सल्फर, देखिए ये रहा कुवैत, ये रहा यूएई, ये रहा ओमान, इन जगहों से हम सबसे ज्यादा सल्फर को खरीद रहे हैं। तो ये भी हारमूज के पास वाली जगह, बिल्कुल, और ये भी हारमूज ये एरिया से आने में दिक्कत है, और इन जगहों पर भी अभी जो है प्रोडक्शन रुका हुआ है इन सब चीजों का, तो सल्फर आने में दिक्कत है। हारमूज से ही होकर के, स्ट्रेट ऑफ हारमूज जहां से क्रूड ऑयल होकर के आता है, वहीं से ये सल्फर भी आता है। अब आपको बता दें, अगर सल्फर आने में दिक्कत हुई, सल्फर महंगा हुआ, सल्फर की सप्लाई रुकी, डिमांड बढ़ा, तो क्या क्या महंगा होगा। देखिए, सबसे पहले जो बात होती है, सल्फर बनता कि सल्फर का उपयोग होता है फर्टिलाइजर्स में, कृषि में हम लोग जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वहां। तो जाहिर सी बात है, अगर किसानों को फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगे दाम में खरीदेंगे, तो खेती महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे प्लेट में जो आने वाली सब्जियां हैं, खाने की चीजें, वो महंगी हो जाएगी। रबड़ उद्योग महंगा हो जाएगा, रबड़ सल्फर से बनता है, अगर सल्फर महंगा तो रबड़ महंगा। अब रबड़ महंगा हो गया तो क्या क्या चीजें महंगी होंगी? बहुत सारी चीजें रबड़ से बनती हैं, घर में हमारे इस्तेमाल होने वाली। कीटनाशक में सल्फर यूज होता है, फिर से केसी की बात आ गई। रासायनिक और विस्फोटक में सल्फर यूज होता है, जैसे बारूद बनता है, माचिस, हम लोग घर में माचिस यूज करते हैं, उसमें सल्फर यूज होता है, तो माचिस तक भी महंगी होने वाली। यहाँ देखिए, माचिस की तिल्ली भी इससे महंगी हो जाएगी। उसके बाद औद्योगिक रसायन, जैसे कागज के उद्योग में ब्लीचिंग की जाती है, तो कागज और किताबें भी महंगी होने वाली है। सल्फेट के उद्योग में ये सारी चीजें हैं। डिटर्जेंट में सल्फर यूज होता है, ये भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैटरी है आपका, वो भी महंगा हो जाएगा अगर सल्फर महंगा होता है। इन्वर्टर बैटरी हम लोग जो यूज करते हैं, गाड़ियों में चलने वाली बैटरी, वहां भी सल्फर यूज होता है। उसके बाद मेडिकल और सौंदर्य प्रसाधन में भी सल्फर यूज होता है, सड़क के निर्माण में भी सल्फर का यूज होता है। ये सारी चीजें हैं, तो सल्फर अगर महंगा हुआ तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि उर्वरक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये नहीं मिला तो सब्जियां ज्यादा मात्रा में नहीं उग पाएंगी, और क्योंकि उन्हें महंगा मिलेगा
तो सब्जियों के दाम सीधे तरीके से महंगे हो जाएंगे। हाँ। और सिर्फ सब्जी नहीं, गेहूं, चावल, बाजरा, जो जो आप खाते हैं सीधे आपकी प्लेट से जुड़ा हुआ ये। और ये आंकड़ा हम ये OEC.world का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना ट्रेड होता है, कितनी दुनिया में किस कमोडिटी का, ये वो आंकड़े से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सल्फर की बात हुई। अगला बात करते हैं चीनी। देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्माता, हम सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पे चीनी को बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम चीनी को निर्यात करते हैं, बाहर से चीनी मंगाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, भारत के तमाम जगहों को चीनी का कटोरा है, चीनी देखिए दुनिया का सबसे बड़ा चीनी मैन्युफैक्चरर भारत है, लेकिन इसके बाद भी हम इंपोर्ट करते हैं। आपको यहाँ ये दिखाते हैं। ठीक है, चीनी जो है भारत ने 2023 सबसे ज्यादा ब्राजील जो है, ब्राजील दुनिया में, ये रहा ब्राजील। वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो आप साउथ अमेरिका में आ जाइए तो ये ब्राजील का हिस्सा है। यहाँ आपको ये ब्राजील का क्षेत्र नजर आ रहा है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र ये ब्राजील का है। ठीक है, तो ब्राजील जो है दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का पैदावार करता है। गन्ने की खेती सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है। और भारत भी ब्राजील से अगर आप देखेंगे तो हम यहां आपको दिखाएं 2 अरब किलो चीनी 2023 में भारत ने इंपोर्ट किया था। एक साल में 2 अरब, एक साल में। ये 2023 का आंकड़ा है, इसका 2024-25 का आंकड़ा नहीं मिला है। मतलब हम लोग इतनी चीनी खा जाते हैं। ये हर साल चीनी खाते नहीं है, चीनी का उपयोग बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए चीनी ये ब्राजील से आते हैं। चीनी की जिक्र होता है तो हमेशा मिठाई। हाँ, ये देखिए, ये हम लोग जो सॉलिड शुगर केन, रॉ केन शुगर को वहां से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ जो पोर्ट्स के पास में बने फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो इनका रिफाइन करके और फिर इसको सप्लाई करती है इंडिया में, या बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते। तो हम चीनी भी एक्सपोर्ट करते हैं। किसको ये देती हैं? बिस्किट बनाने वाली कंपनियां और बाकी और भी चीज। हाँ, तो ये इंडिया में। तो अब ठीक है, ये बताइए जो ब्राजील है, हाँ, ये भी क्या उसी रास्ते से, हार्मुज से ही होकर? नहीं, बिल्कुल सही। नहीं, ब्राजील देखिए, अगर आप ब्राजील का मैप आप देखेंगे, मैं ये वर्ल्ड मैप निकाल लेता हूँ। हाँ, ये वर्ल्ड मैप देखिए, ब्राजील यहाँ पर है। ठीक है, ब्राजील से अगर हम आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली सवाल यही बनता, अब क्या दिक्कत है? देखिए चीनी का यूज, गन्ने का यूज सिर्फ चीनी के लिए नहीं होता है। गन्ने से एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं इथेनॉल। हाँ। है ना? इथेनॉल किस लिए काम आता है? इथेनॉल को हम पेट्रोलियम में यूज करते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल बनाते हैं। अभी जब भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि पेट्रोल में हम इथेनॉल का यूज ज्यादा करेंगे, तो जिसके जैसे कितना बवाल हुआ था। तो पेट्रोल में इथेनॉल का यूज किया जाता है, और इथेनॉल बनता किससे है? शुगर केन से। अब देखिए, अब यहाँ आप दिखाइए, अब ये खाड़ी के देश जो है, यहाँ से पेट्रोलियम की सप्लाई होती है, और जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो भैया एकदम से समझिए कि पेट्रोलियम की सप्लाई होती हुई है हर जगह। तो अब उसका पेट्रोलियम को सस्ता और ज्यादा दिन चलाने के लिए इथेनॉल जो है वो ब्लेंडिंग ज्यादा होगा। इथेनॉल का रेट भी बढ़ रहा है। तो जब इथेनॉल का रेट बढ़ेगा तो ब्राजील स्थित या इंडिया में भी जो फैक्ट्रियां हैं वो चीनी बनाना कम करके किसको बनाएंगी? इथेनॉल को ज्यादा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी इथेनॉल की और मुनाफा होगा। तो जाहिर सी बात है जब शुगर केन से बनना शुरू होगा इथेनॉल तो चीनी कम बनेगी, और जब चीनी कम होगी तो चीनी की सप्लाई कम होगी, तो चीनी का रेट बढ़ना तय है। तो इसलिए कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चीनी का दाम आगे बढ़ जाएगा, और रीजन होगा क्यों? कि शुगर केन से इथेनॉल बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये चीनी हो गया। इसके बाद मतलब जितना आप सोच नहीं सकते चीनी उतना ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे आप समझिए कि चीनी सिर्फ चाय की प्याली में ही नहीं होती है, चीनी हर जगह होती है। वो जो सुबह के नाश्ते में आप चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम यहाँ जिक्र भी नहीं कर पा रहे, उन सब में चीनी पड़ती है। तो चीनी इतना डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है कि हर चीज़ के जैम से लेके केचप से लेके सबके दाम बढ़ जाएंगे। सबके दाम बढ़ जाएंगे। किचन से जुड़े हर चीज़ जिसमें चीनी पड़ती है उसके दाम बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगला चीज क्या आता है? अब हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल की। भारत जो है अभी भी अपना 60% जो हम लोग तेल कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो इंपोर्ट करता है। अगर नवंबर 2025 का डाटा हम दें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये 25-26 का डाटा हम दे रहे हैं। ठीक है, 25-26 में ये देखिए आपको जो डाटा दिख रहा है एडिबल और नॉन एडिबल, या एडिबल की सिर्फ जो खाया जाता है उन तेल की अगर बात करें तो आपको नजर आएगा ये है 12,04,605 मैट्रिक टन। इतना हमने एडिबल ऑयल जो है वो भारत में मंगाया है।
ठीक है, ये हर साल मंगाते हैं। और इससे बनता क्या है, इसमें मुख्यतः क्या क्या होता है, इसमें देखिए होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल से जिससे हम बिस्किट, नमकीन या रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं। हालांकि पाम ऑयल नुकसान होता है, रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं, ठेले वाले यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, खाने के लिए, क्योंकि ये सस्ता होता है। ठीक है, इसके बाद इससे साबुन वगैरह भी बनता है पाम ऑयल से। ठीक है, मेकअप हाँ पाम ऑयल, तो ये पाम ऑयल इसमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सोया ऑयल भी हम यूज करते हैं, ये भी मंगाते हैं। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल हम यूज करते हैं, मंगाते हैं, भारत में इंपोर्ट करते हैं करीब 35 लाख मेट्रिक टन। इसके ये सारी चीजें हम मंगाते हैं। देखिए अब इसमें से खैर सीधे तौर पे हम यहाँ से किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या खाड़ी देशों से कहीं नहीं गुजरता है ना। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस होगी तो पाम ऑयल, जिसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल यूज होता है हमारा बायोडीजल बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, और बायोडीजल जो है वो इक्विवेलेंट होता है डीजल के। कृषि में, गाड़ियों में जो डीजल पे गाड़ियां चलती हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग में, किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए, जनरेटर को चलाने के लिए अगर डीजल हम यूज करते हैं जिनमें, तो बहुत ही कम हेरा फेरी या ना हेरा फेरी करके भी हम बायोडीजल से उसको चला सकते हैं। तो बायोडीजल डीजल को रिप्लेस कर सकता है। और B20 फार्मूला के तहत डीजल में 20% बायोडीजल चलता है, 20% बायोडीजल और 80% डीजल। तो इन केस ये डिमांड और बढ़ती है और बढ़नी है। क्रूड ऑयल की सप्लाई हर जगह बहुत कम है, तो बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी। जैसे हमने चीनी में बताया था कि इथेनॉल बनता है, उसी तरह पाम ऑयल से या सोयाबीन, ये सोया ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, इनसे बायोडीजल बनना जब शुरू हो जाएगा, तो बायोडीजल जब बनेगा तो जाहिर सी बात है तेल ये मिलेंगे नहीं मार्केट में, और मिलेंगे नहीं तो महंगे होते चले जाएंगे। और तेल तो से आप डायरेक्ट सोचिए कि नमकीन, हर वो चीज जो तली हुई आप खाते हैं वो सारी। और तेल से तो आप ऐसे समझिए कि पकौड़ी से लेकर समोसे से लेकर जो भी चीज आप खाते हैं सब तेल में ही तलते तो हैं। अब देखिए तेल, मान लीजिए कोई पाम ऑयल यूज कर रहा है या सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो उसकी शॉर्टेज होगी तो सरसों के तेल पे आ जाएगा, अदर अल्टरनेटिव ढूंढेगा। तो अदर अल्टरनेटिव भी धीरे धीरे महंगे होने वाले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पे ही या सोयाबीन ऑयल पे या रिफाइंड ऑयल पे ही असर पड़ेगा, हर चीजों पे असर पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव की तलाश में लोग लग जाते हैं। और जब जिसका अल्टरनेटिव पे जाएंगे तो वो चीजों की खपत बढ़ जाएगी, तो उसका भी यूज रेट बढ़ेगा। क्योंकि बायोडीजल का एग्जांपल दे दूं क्या, गैस खत्म हुआ तो कैसे इंडक्शन प्रभावित हुआ, कैसे एयर फ्रायर प्रभावित हुआ, और कैसे आपका बाकी और चीजें हैं, कोयला और बाकी अंगीठी, सब चीजों का रेट बढ़ गया। यहाँ तक कि कबाड़ में टीन का डब्बा जो बिकता है उसका भी जो 60 रुपए था वो भी कल हमने देखा कि पता किया तो 100-150 रुपए बढ़ गया। तो हर चीजें इस तरीके से प्रभावित होंगी। तो ये बात हो गई हमारी ऑयल की, किस तरीके से प्लेट में आने वाला खाने वाला ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा। इसके बाद बात आती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, भारत देखिए यहाँ पर अगर भारत का देखा जाए तो $1.03 बिलियन का हम जो है इंपोर्ट करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ, जिसमें रैंकिंग हमारी है 1211 देशों में 99 नंबर पे हम सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को इंपोर्ट कर रहे हैं। और एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम डायरेक्ट ऐसे निकलता नहीं है ना। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट नाम के मिट्टी से बनाया जाता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। और सबसे ज्यादा पता है कौन एल्यूमिनियम निकालता है? कौन? यही नहीं, हाँ। ये देशों पे नजर डालिए। अच्छा, इराक, कुवैत, ईरान, यूएई, ये सारे देश हैं जो पूरे दुनिया को एल्यूमिनियम दे रहे हैं। फिर से हम इन्हीं पे आगे डिपेंडेंट हो गए, है ना। मतलब ये खाड़ी देशों के युद्ध ने हमें बता दिया है कि हम इन पे कितना ज्यादा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिर वही OECD.World की रिपोर्ट कह रही है कि भारत जो है एल्यूमिनियम को इंपोर्ट किया है $1.03 बिलियन जो इतने का। और इसमें से भारत ने इंपोर्ट सबसे ज्यादा किया है मलेशिया से, उसके बाद देखिए कतर, बहरीन, यूएई और ओमान। बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे देश कहाँ हैं आप नजर घुमा करके देख लीजिए। फिर से हार्मूज का रास्ता, फिर से वही हार्मूज का रास्ता। और सिर्फ हार्मूज का नहीं, अब इन देशों में क्योंकि पेट्रोल, अब इन देशों में क्या है कि ये बंद है, अभी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ से गुजरने में भी दिक्कत हो रही, तो इसके वजह से एल्यूमिनियम का जो है रेट वो बढ़ने की संभावना है और बढ़ भी गया है कुछ हद तक, है ना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से क्या डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ।
देखिए अब पहले समझ लेते हैं कि ये देश सबसे ज्यादा क्यों एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम भी तो कर सकते हैं। हाँ। देखिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में बिजली की खपत बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा। और हम लोग बिजली बहुत महंगे में बनाते हैं, लेकिन ये देश इनके पास तेल का अथाह भंडार होने की वजह से इनके पास बिजली भी बहुत सस्ती है, तो ये बड़े सस्ते में एल्यूमिनियम बना देते हैं, इसलिए पूरी दुनिया को ये सप्लाई कर रहे हैं। ये बात है। अब समझते हैं एल्यूमिनियम से क्या क्या होगा। देखिए एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, लाइट वेट व्हीकल बनाते हैं उसमें यूज होता है ना, कार एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है। पैकेजिंग में हम एल्यूमिनियम का यूज, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम कैंस यूज करते हैं, है ना, उसमें यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एल्यूमिनियम का विंडो फ्रेम, डोर, रूफिंग, क्लेडिंग, ये सारी चीजें बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, मशीनरी, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह में, कुकिंग पॉट, कुकर वगैरह हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इंडक्शन में एल्यूमिनियम का यूज है, तो है ना, ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, मशीनरी वगैरह, पाइपिंग वगैरह में एल्यूमिनियम का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीजें हैं। तो एल्यूमिनियम अगर महंगा हुआ तो ये सारी चीजें जो एल्यूमिनियम से जुड़ी है वो धीरे धीरे महंगी हो जाएंगी। तो वही बताना चाहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस की बात नहीं है। इंडक्शन, देखिए गैस से इंडक्शन कैसे प्रभावित हो, ये हर चीजों पे आने वाले समय में अगर युद्ध नहीं रुकता है, सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुरुस्त नहीं होती जैसे पहले थी, तो किस तरीके से पूरी महंगाई, पूरा ये समझिए ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन बन जाएगा। हर दुनिया में महंगाई हो जाएगी और जिससे अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चरमरा जाएगी। तो ये इतना ही नहीं, अब देखिए इसके बाद और भी चीजें प्रभावित होंगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रभावित होंगे। हम लोग मेडिकल में, है ना, इलाज होता है तो ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, डॉक्टर्स ये लगाते हैं, बाकी और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, ना, पॉलीमर्स यूज करते हैं। और ये प्लास्टिक क्या होता है, ये सीधे सीधे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब ये बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के, जो इनके, तो जब वो मिलेगा ही नहीं, बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे मेडिकल के दाम बढ़ते जाएंगे। ये रिपोर्ट भी आप देखिए, इंडियन मेडिकल डिवाइस शॉर्टेज होने लगी। क्यों? पॉलीप्रोपिलाइन प्राइस सर्ज थ्रेटन्स सिरिंजेस, आईवी बैग, ठीक है, ये सब जो है ईरान वॉर की वजह से बढ़ गया है। तो ये खबरें भी अब चलने लगी हैं। बिजनेस टुडे ने भी सीधी सीधी यही बात लिखी है, आपको दिखा दें, ठीक है। मेडिकल डिवाइस मेकर्स फेसेस कॉस्ट स्क्वीज एज गैस कप्स एंड पॉलीमर प्राइसेस सर्ज, ठीक है। तो ये खबर एक नहीं, ये खबर पूरे इंटरनेट पे भी है। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर इंडिया फेसेस, है ना। तो मतलब आप सीधा समझिए, क्योंकि हम सब लोग ग्लोबली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 7 समुंदर पार लड़ाई है, उससे हमारा क्या लेना देना है। तो देखिए इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं। जितनी चीज़ें हम बेचते हैं उतनी चीज़ें हम मंगाते भी हैं, तभी हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। और बड़े आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये कैसे डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है। अगर इजराइल ईरान का युद्ध रुकता नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत। जो लोग कह रहे हैं कि उसको ठोको, अमेरिका ने ईरान को ठोका, ईरान ने अमेरिका को ठोका, हर कोई एक दूसरे को ठोको, इसको ठोको, कोई ईरान का समर्थन, कोई अमेरिका का समर्थन। कल हमने एक वीडियो भी देखा, किस तरह एक सीईओ कह रहा था कि तुम्हें क्या पड़ी है नहीं, वो 2 देश लड़ रहे हैं। तो भाई 2 देश वो लड़ रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था चरमरा रही है हर देश की, और सीधा असर सबकी जेब और कमाई पे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 2 देश आपस में लड़ते रहेंगे और आप मौत से खाते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो सीधे आपके जेब पर ये सब भार पड़ने वाला है और सीधे आपकी चीज़ें, आपसे जुड़ी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तो हमने जिस तरीके से तमाम खबरों को देखकर ग्लोबली ये समझने की कोशिश की कि क्या कहाँ से आता है और उसका सीधा असर हमारे किचन, हमारे घर, हमारे कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे खाने की चीज़ हो, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये ज़रूरी लग रहा है तो और लोगों को शेयर करिए, अवेयर करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।